हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि केपलर ने जो नियम दिए हैं ग्रह गति के, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लेनेटरी मोशन, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, केपलर के ग्रह गति के नियम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। केपलर के ग्रह गति के नियम, केपलर के ग्रह गति के नियम। केपलर के ग्रह गति के नियमों का क्या मीनिंग है, इनका मतलब क्या है? ऐसा है कि प्लेनेट्स मोशन करते हैं, ग्रह जब गति करते हैं तो उनकी क्या क्या बाउंडेशन होते हैं कि जैसे वो दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं, प्लेन उनका जो पाथ होता है वो कैसा होता है, इलेप्टिकल पाथ होता है, या उनका जो टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है, वो कैसा होता है। ये 2-3 नियम दिए इन्होंने, केपलर साहब ने। तो उन लॉज के बारे में बात करेंगे। तो पहला नियम, फर्स्ट लॉ, ठीक है, प्रथम नियम बोल देता हूं मैं इसको, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। पहला स्टेटमेंट तो इन्होंने ये दिया, लिखो लिखो, ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं। The path of the motion of planets, the path of the motion of planets, the path of the motion of planets around sun, the path of the motion of planets around sun is around the sun is elliptical, दीर्घवृत्ताकार पथ में गति करते हैं। और जो दीर्घवृत्ताकार पथ का जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरीके से निकाला था हमने, x pe अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन p1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन p अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया था, निकाल के लेके आए थे ना, वो 4 इक्वेशन आए थे, उनमें से एक ये, तो एक इक्वेशन ये आया था। ये छाप लो, पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग, मैंने बताया था कि एक्चुअल में जो दीर्घवृत्त का समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का समीकरण कुछ इस वे में होता है कि ये जो ऊपर वाला है वो तो कैसा भी है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे x प्लस एक्स नॉट, वाई प्लस वाई नॉट भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन जनरल फॉर्मूला जो है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें ये जो है वो ए स्क्वायर होता है, ये जो होता है बी स्क्वायर होता है। तो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है। तो ए का जो वैल्यू आया था, ए का वैल्यू कुछ इस तरीके से है, p1 माइनस ई स्क्वायर, और जो b है, b क्या है, p अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा है। क्लियर है? अरे क्लियर है ना, ये बात है, ठीक है। चलो, ये पहला हो गया, ये छाप लेना पॉज करके। ये ए को बोलते हैं अर्ध दीर्घ अक्ष बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। ये अर्ध दीर्घ अक्ष है, अर्ध दीर्घ अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस। और ये क्या है, अर्ध लघु अक्ष, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट,
पॉज करके कॉपी कर लेना। नेक्स्ट दूसरा नियम, सेकंड लॉ, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। ऐसा है, दीर्घवृत्ताकार पाथ है। पाथ कैसा है इसका? दीर्घवृत्ताकार, इस टाइप से है। ये दीर्घवृत्ताकार पथ है ना, ठीक है। दीर्घवृत्ताकार पथ में अगर मैं बात करूं, ये जो लेंथ है ये अर्ध, ये जो पूरा है ये लघु अक्ष है, ये दीर्घ अक्ष है, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस। तो ये जो होता है पूरा 2a होता है, तो ये जो आधा बच गया ये कितना हो गया? a। तो ये आधा कितना है? a है। एक तरीके से ये आधा कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। ये डायग्राम वैसे ऊपर वाले के साथ में छाप लेना आप। और ये कितना है? b है ये, क्योंकि इसको पूरे को 2b लेते हैं, इसको a लेते हैं। ये ऊपर वाले के साथ में छाप लेना, पहले के साथ में। अभी मैं कुछ और बताने वाला हूँ द्वितीय नियम का। द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम ये बोलता है, लिख लो द्वितीय नियम, लिख लो। ग्रह गति के अंतर्गत, ग्रह गति के अंतर्गत क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ग्रह गति के अंतर्गत क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ग्रह गति के अंतर्गत क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। एरियल वेलोसिटी विल बी कंजर्व, एरियल वेलोसिटी विल बी कंजर्व ड्यूरिंग प्लेनेटरी मोशन। एरियल वेलोसिटी विल बी कंजर्व ड्यूरिंग प्लेनेटरी मोशन। एरियल वेलोसिटी विल बी कंजर्व ड्यूरिंग प्लेनेटरी मोशन, ड्यूरिंग प्लेनेटरी मोशन, ठीक है। ऐसा है क्या कि अगर प्लेनेटरी मोशन है, प्लेनेटरी मोशन है, दीर्घवृत्ताकार पथ में गति कर रहा है एक प्लेनेट, एक ग्रह, तो इसमें ऐसा होता है कि ये 2 पॉइंट होते हैं। इसमें से जैसे दीर्घवृत्त में 2 पॉइंट होते हैं ना, नाभि जिसको बोलते हैं, ये सन है, यहाँ पे ये सूर्य है, इसके चारों तरफ अर्थ घूम रहा है ना। यहाँ पे सबसे नज़दीक आएगा, यहाँ पे सबसे नज़दीक होगा, ये आर मिनिमम होगा। इधर आएगा जब बहुत दूर चला जाएगा, ये आर मैक्सिमम होगा। आर मतलब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर सबसे न्यूनतम दूरी पर रहेगा और यहाँ पे सबसे अधिकतम दूरी पर रहेगा। इन्होंने ये बोला कि क्षेत्रीय वेग होता है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ये चीज़ मैं पहले बता चुका, इसका डेरिवेशन भी पहले हम लोग कर चुके कि एरियल वेलोसिटी होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये पर मैं सेम चीज़ मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये प्लेनेटरी मोशन में केप्लर लॉ में बताई जाती है, इसलिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे ये एक पॉइंट है, यहाँ से अर्थ यहाँ पे आ गया, मान लो ये यहाँ पे, ये बहुत नज़दीक लेते हैं, ये दोनों पॉइंट लेते हैं ना, ये तो यहाँ पे बहुत पास में लेते हैं। ये पॉइंट पास में लेना था मेरे को, लेकिन ये इतनी जगह दिखाने के लिए मैंने दूर लिख दिया इसको, ताकि आपको विजुअलाइजेशन अच्छा हो, ठीक है। ये एरिया कवर किया, तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये जैसे आर है तो ये भी ऑलमोस्ट आर ही होता है, लगभग आर ही होता है, थोड़ा सा चेंज होता है। आर है, इसको भी आर प्लस डी आर ले लेते हैं, लेकिन लगभग क्या है, ये आर ही है, ये मान लो, क्योंकि बहुत पास में लेते हैं तो दोनों डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल आ गए। ये पॉइंट मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो आर और ये वाली डिस्टेंस जिसको आर प्लस डी आर बोल देते हैं, इसको आर प्लस डी आर बोल देते हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है, आर के बराबर ही है, क्योंकि बहुत नज़दीक लेते हैं, ठीक है। दूसरा, ये चाप है, चाप को लिख दिया एल, ये क्या है, आर्क है, एल है। ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, एंगल इसको लिख दिया डी थीटा। तो ये जो एरिया कवर किया, ये एरिया कितना हो गया, डी ए। तो अल्पांश है, ये जो स्मॉल एलिमेंट है ना, इसका एरिया देखो, अल्पांश का क्षेत्रफल, ये चीज पहले मैं बता चुका।
एरिया ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इसको लिख देता हूँ मैं डी ए, क्योंकि छोटा है तो डी ए लिख देते हैं, छोटा सा एलिमेंट डी ए। और इसका एरिया ऐसे होता है 1/2 इंटू आर, ये डिस्टेंस है उतनी, इंटू चाप, आर्क जो होता है इंटू एल। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो। ये इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का तरीका होता है ज्योमेट्री से, बचपन में जो मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना आप, ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स, उसमें आता है ये फॉर्मूला। आगे चलिए, जो चाप है ना, चाप आर्क जिसको बोलते हैं बटे त्रिज्या, रेडियस, ये किसके बराबर होता है? एंगल के बराबर होता है, कोण के बराबर होता है, एंगल। तो आर्क को तो लिख दिया मैंने एल, त्रिज्या जो है रेडियस आर ले लो, एंगल जो है वो डी थीटा है, डी थीटा। तो एल जो आया आपका आ गया आर डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे पुट कर दो, बाई 1 and 2। मैं इसको छाप लेना, ऊपर कर रहा हूँ, पॉज करके कॉपी कर लेना। बाई 1 and 2, बाई इक्वेशन 1 and 2, डी ए इज इक्वल टू 1/2 आर इंटू आर डी थीटा। ये डी ए जो आया है 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा आया। ठीक है, क्लियर है? मुझे क्या करना था, मुझे एरियल वेलोसिटी निकालना है, और एरियल वेलोसिटी होता है dA/dt। तो मैं dt से भाग दे रहा हूँ, dt से दोनों ओर डिवाइड करने पर, दोनों ओर भाग देने पर, देखो दोनों तरफ भाग देने पर dA/dt इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये है एरियल वेलोसिटी, ये है क्षेत्रीय वेग dA/dt, ये आ गया 1/2 आर स्क्वायर, और ये है ओमेगा, लिख सकता हूँ क्या? डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा। सिंस डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। ठीक है, क्लियर है? इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। आगे चलिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ। एक और चीज़ होता है, सिंस जे होता है वो आई ओमेगा होता है, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूँ, ये केंद्रीय बल चालू किया था, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। जे होता है ये, आई होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो ओमेगा जो आ गया जे अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये आया इक्वेशन नंबर 4। इसका वैल्यू यहाँ पे रखो, ओमेगा का वैल्यू। तो इक्वेशन नंबर 3 and 4 से, बाई इक्वेशन 3 and 4 देखिए, dA/dt ये है 1/2 आर स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू होगा j/mr स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dA/dt क्या हुआ? j/2m। और प्लेनेटरी मोशन में सेंट्रल फोर्स के अंडर अगर कोई भी पार्टिकल मोशन करता है तो उसका जो j होता है वो कांस्टेंट होता है, नियत होता है। m तो मास से द्रव्यमान भी नियत रहता है, 2 कांस्टेंट। तो ये पूरा कैसे है? कांस्टेंट आ गया। ये पूरा कैसे आ गया? कांस्टेंट आ गया, नियत आ गया। तो जो हमने सेकंड लॉ जो लिखा है केपलर का, सेकंड नियम, कि क्षेत्रीय वेग जो होता है वो नियत होता है, क्षेत्रीय वेग इसको बोलते हैं। ये है क्षेत्रीय वेग। क्षेत्रीय वेग की डेफिनेशन में पहले लिखवा चुका था, क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी को पहले डिफाइन भी कर चुका था मैं, सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके बारे में दोबारा बताया नहीं। ये एरियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, पर सेकंड कितना एरिया कवर किया जाता है, प्रति सेकंड कितना क्षेत्रफल तय किया जाता है, उसको एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। इसको dA/dt लिखते हैं। ये क्षेत्रीय वेग है, क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी, कितना एरिया तय किया जाता है पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया एरियल वेलोसिटी, ये प्रूव हो गया ना। तो यहाँ पे लिख लेना, अतः क्षेत्रीय वेग नियत रहता है, हेंस एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और कंजर्व ऐसे भी लिख सकते हो, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है,
एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया? आगे चले, आगे चले, चलो आगे चलते, इसको यहीं पे फिनिश करें। थर्ड लो, केप्लर्स थर्ड लो। केप्लर्स थर्ड लो, केप्लर का तृतीय नियम। केप्लर का तृतीय नियम, थर्ड लो। केप्लर का तृतीय नियम क्या बताता है? केप्लर का तृतीय नियम ये बताता है, थर्ड लो लिखो, ग्रह गति में ग्रह का आवर्तकाल, ग्रह गति में ग्रह का आवर्तकाल, ग्रह गति में ग्रह का आवर्तकाल, ग्रह गति में ग्रह का आवर्तकाल उसके अर्ध दीर्घ अक्ष, उसके अर्ध दीर्घ अक्ष, उसके अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। उसके अर्ध दीर्घ अक्ष की, सॉरी मैंने पूरा स्टेटमेंट ही गलत लिखवा दिया, दोबारा लिखो, मतलब क्या लिखवाया मैंने, एक सेकंड रुको। ग्रह गति में ग्रह के आवर्तकाल, ऐसे लिखो, ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग, 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 ग्रह के आवर्तकाल का वर्ग उसके अर्ध दीर्घ अक्ष, उसके अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। उसके अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। उसके अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। मतलब t का स्क्वायर, ये t टाइम पीरियड आवर्तकाल है, तो ये अर्ध दीर्घ अक्ष a क्यूब को a की क्यूब की प्रोपोर्शनल होता है। ये लिख लो, इंग्लिश में लिखो, द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट इन प्लेनेटरी मोशन, द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट इन प्लेनेटरी मोशन, ये भी गलत हो गया, इसको लिखो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए प्लेनेट in planetary motion is proportional to the third power of semi major axis, to the third power of semi major axis, to the third power of semi major axis। मतलब t का स्क्वायर जो होगा वो a क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। इसका प्रूफ करते हैं, देखिए इसका प्रूफ, अपने को पता है कि अर्ध दीर्घ अक्ष, सिंस अर्ध दीर्घ अक्ष जो होता है, दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस जो होता है ए, ये होता है p/1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है। और अपने को p भी पता है क्या होता है, सिंस p जो होता है वो होता है J²/m², ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। एक और चीज़ पता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ मैं, इसको 2 कर देता हूँ। एक और चीज़ पता है क्या, हमने पता किया था कि जो E होता है वो होता है 1 + 2e J²/m² का रूट होता है ना, ये ऐसा होता है। उत्केंद्रता बोलते हैं इसको, उत्केंद्रता। इससे अगर मैं बात करूँ तो जो ई स्क्वायर आएगा, इधर भी स्क्वायर करते तो 1 + 2e J²/m², ऐसा आ जाएगा। मुझे 1 - e² चाहिए, तो ई स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, उसको इधर भेज देता हूँ,
तो 1 माइनस ई स्क्वायर जो आएगा वो 2e⁻² के इक्वल आएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ। देखिए 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ, यहाँ पे p का वैल्यू ये यहाँ से पुट कर दूँ, तो बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, बाई 1 2 एंड 3, बाई इक्वेशन 1 2 एंड 3, a का जो वैल्यू आएगा a p अपॉन है तो p का j² अपॉन m के इंटू नीचे 1 माइनस ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू ये आ गया, तो ये आएगा 2e⁻² बाई एम के। एक और चीज़, ये मिस्टेक क्या किया, इस स्क्वायर को इधर लेके गए, इसको इधर लेंगे तो नेगेटिव आएगा ये, तो यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, आगे चलिए, कैंसिल आउट हो रहा है, j² से j² कैंसिल आउट हो गया, एम के से एक्स। इस फॉर्मूले के अंदर ये k² होता है, इस फॉर्मूले में ये k² होता है, तो k² आएगा, ये k² आएगा, k²। तो ये a इक्वल टू आ गया माइनस के, एक m के से कैंसिल आउट हो गया, k बच गया, k अपॉन 2e। ये a आया है ना, a तो पहले भी था अपने पास में, लेकिन हमने अब इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया एनर्जी और k के टर्म्स में, ये काम में आने वाला है आपने, इसलिए काम में इसको लिया है। इक्वेशन नंबर 4, ये पोज करके कॉपी कर लेना। ठीक है, ये आ गया a का वैल्यू। इसी तरीके से मैं b का और वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। b का, सिंस अर्ध दीर्घअक्ष सेमी माइनर एक्सिस b, और b जो होता है वो है p अपॉन रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा होता है। तो वो दोनों की वैल्यू तो है, p का वैल्यू तो है j² अपॉन m के, और 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू है, 1 माइनस ई स्क्वायर का वैल्यू है, तो इसका रूट लेना पड़ेगा। तो रूट अंदर इसका मतलब है कि इसका पॉजिटिव वैल्यू मोड का लेना पड़ेगा। इसका 1 माइनस ई स्क्वायर का मोड अगर काम में ले लूँ मैं, मोड अगर लूँ तो 2e⁻² बाई एम के अंदर मोड रखूंगा, अदरवाइज वो क्या हो जाता है, इमेजिनरी वैल्यू में चला जाएगा। तो मैं मोड रख के किया इसको कैलकुलेट, k², इसका रूट आएगा ना, इसका रूट है, इसका रूट आएगा 2e⁻² बाई एम के स्क्वायर का रूट, इसका रूट किया तो क्या आया देखिए, इसका वैल्यू आया j² से एक j बचेगा यहाँ पे, और एक m से ये रूट में m बचेगा यहाँ पे, ऊपर k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, और रूट में 2e बचेगा, और यहाँ पे 2e बच गया, यहाँ से एक k m भी बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा b का वैल्यू, वो a का वैल्यू बच गया, ये b का वैल्यू बच गया। यहाँ तक पहुँचे अभी, एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ 2-4 मिनट और बचे हैं। एक बार a और b के जो वैल्यूज आए हैं मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि हाँ ठीक आए हैं अपने, जो भी वैल्यू आए हैं। 2me j² कैंसिल आउट होना चाहिए था, 2me आया है, j², एक सेकेंड, 1 माइनस ई स्क्वायर b का वैल्यू, a का वैल्यू, रूट 2e j बचेगा, और p का वैल्यू आता है j² बाई एम के। चलो जो भी है, b का वैल्यू ये आया है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो a का आ गया, b का आ गया। आगे कैलकुलेट करते हैं। आगे देखिए एक चीज़ है,
सिंस डी ए बाई डी टी जो होता है वो क्या होता है, जे बाई 2m होता है, एरियल वेलोसिटी होता है ये इसको ऐसे लिखो डी ए जे बाई 2m इंटू डी टी, ऐसे आ गया। इसमें देखिए एरिया का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, पूरा पूरा जो दीर्घवृत्त है ना अपना, उसका पूरे का एरिया कैलकुलेट करना है 0 से a तक टोटल एरिया। और टाइम आप पूरा एक आवर्तकाल ले लो कि पूरा एक आवर्तकाल 0 से t टाइम, पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा 0 से t तक। तो ये आएगा टोटल एरिया a हो जाएगा, और ये आ जाएगा j/2m, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैपिटल T आ गया। अब एरिया जो एक दीर्घवृत्त का जो एरिया होता है ना, दीर्घवृत्त का जो एरिया होता है वो पाई ए बी के बराबर होता है, अगर आपको बचपन में पढ़ा हो तो। पाई ए बी, जैसे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका होता है पाई ए बी होता है। तो इसको लिख दो, एक इलिप्स का जो एरिया होता है पाई ए बी होता है, ये हो गया j/2m इंटू टी। तो टी का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2m पाई ए बी अपॉन जे, ये आ गया। b का जो वैल्यू है, b का वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ये जो b का वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा j/√2em। ये j ठीक ही तो आया ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने? ठीक है, जो भी है j/√2em, b का वैल्यू, b का जो वैल्यू है 2m पाई a बाई जे इंटू बी का वैल्यू, b का वैल्यू है j/√2em, j/√2em, ये आया, ये आया। तो जैसे j कैंसिल आउट हो गया, जैसे j कैंसिल आउट हो गया, 2m पाई a अपॉन √2em, ये आया। क्लियर? अभी अगर आगे हम लोग वैल्यू पुट करें तो इसमें कुछ चीज़ें आएगी। देखो, इसका स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ स्क्वायर करें वर्क करने पर स्क्वेयरिंग बाय स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। अगर स्क्वायर करूँगा तो टी स्क्वायर, इसका आएगा 4m स्क्वायर पाई स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2em, ये आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो टी स्क्वायर ये है। अब a क्या होता था? a है क्या था? a था यहाँ पर -k/2e, -k/2e था, -k/2e था। तो यहाँ से देखो k से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, m से तो एक m कैंसिल आउट हो जाएगा, m से तो m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2m पाई स्क्वायर इंटू a स्क्वायर बाई, नहीं 2 से 2 कैंसिल आउट मत करो, एक बार ये इसको रहने दो क्योंकि 2 काम में आएगा। ये ऊपर तो 4 ही रहने दो, नीचे आएगा 2e। k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, k से ऊपर भी मल्टीप्लाई, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अगर a का मोड की बात करूँ, a का केवल मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूँ, तो ये k/2e, इसका मैग्नीट्यूड आ गई परिमाण। तो देखो यहाँ से k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अब बना k/2e, तो k/2e को मैं a लिख सकता हूँ, मतलब a का मोड है एक तरीके से। तो ये आएगा टी स्क्वायर, a का मोड आ जाएगा, तो ये बचेगा 4m पाई स्क्वायर और ये k और 2k/2e को तो क्या लिख देंगे हम लोग? a। तो और ये बाकी का बच गया a, तो a³ आएगा यहाँ से। ये सब कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर इक्वल टू a³ आया अपने पास में। ये तो सब